हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो आज की क्लास के अंदर हम बायो रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। आफ्टर देन चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो व्हाट इज बायो रिएक्टर? तो बायो रिएक्टर क्या है? It is a stainless steel vessel in which raw materials is converted into product by genetically engineered organism। इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है या फंगी हो सकती है या कोई भी सेल जो है हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है। दिस इज ए स्टेनलेस स्टील टैंक। ठीक है, कितना बड़ा हो सकता है? वेल 100 लीटर का भी हो सकता है या फिर 1000 लीटर जो है उसका भी हो सकता है, यानी कि काफ़ी बड़ा वेसल जो है वो होता है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट निकालने लग रहे हैं वो लार्ज स्केल के अंदर किया जाता है। सो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, उस टैंक को क्या करने लग रहे हैं हम? बायो रिएक्टर करने लग रहे हैं। उसके अंदर क्या डालने लग रहे हैं हम? रॉ मटेरियल जो है वो डालने लग रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे? रॉ मटेरियल जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो रॉ मटेरियल डालने के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पर पाइप जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पाइप है, उस पाइप को कहते हैं हम न्यूट्रिएंट लाइन। तो दिस इज़ न्यूट्रिएंट लाइन। और इस न्यूट्रिएंट लाइन से क्या होगा? इस बायोरिएक्टर को फिल कर दिया जाएगा। किसके साथ में? रॉ मटेरियल के साथ। रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल कोई भी फूड प्रोडक्ट हो सकता है, मोलेसिस हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया को या फिर कोई सेल है उसको ईट करने के लिए जो है चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल जो है डाल दिया जाता है एंड उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसको बाहर निकालने के लिए कोई पाइप होना चाहिए। तो ये एक पाइप है जिसको कहते हैं हम हार्वेस्ट लाइन। तो यहाँ से रॉ मटेरियल डालो और यहाँ से प्रोडक्ट जो है बाहर निकाल दो। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए? कोई ना कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया या फिर कोई सेल जो है वो चाहिएगा, कोई फंगी जो है वो चाहिएगी। तो उसके लिए एक अलग से लाइन होती है जिसको कहते हैं इनोकुलम लाइन, जिसके द्वारा क्या होता है, जो बैक्टीरिया या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब जो है वो डाल दिया जाता है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझे। लेट्स से एक ह्यूमन है, समझने के लिए बताने लग रहा हूँ। लेट्स से एक ह्यूमन है एंड ह्यूमन से हमने जीन निकाल ली, किसकी? इंसुलिन की। एंड हमने एक प्लाज्मिड जो है वो ले लिया एंड उस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपनी जीन डाल दी, किसकी? इंसुलिन की। एंड इंसुलिन की जीन डालने के बाद में हमने इसको डाल दिया किसके अंदर? एक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो जीन है वो हमने डाल दी। अब अगर ये जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी तो बैक्टीरिया जो है ज़्यादा, बैक्टीरिया ही क्यों या फिर कोई सेल ही क्यों? क्योंकि ये डिवाइड ज़्यादा करते हैं। एज सुन एज ये डिवाइड करेंगे तो जो जीन जो है वो भी ज़्यादा बनेगी। तो लेट्स से एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है 20 मिनट के अंदर। तो आसान करने के लिए बताने लग रहा हूँ। लेट्स से ये 1 मिनट के अंदर डिवाइड होता है। तो 1 मिनट के अंदर जीन कितनी बन गई? 2। उसके बाद अगली मिनट आएगी, अगली मिनट के अंदर क्या होगा? 2 जो सेल है उससे 4 सेल जो है वो बन जाएंगे और उन सभी के अंदर क्या होगा? इंसुलिन की जीन होगी। एंड जब तीसरी मिनट आएगी तो 4 दूनी 8 सेल जो है बन जाएगी और 8 सेल के अंदर 8 इंसुलिन की जीन होगी। तो अगर ये जीन एक्सप्रेस करेगी तो जो इंसुलिन का प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है
कि अगर हम किसी बैक्टीरिया के अंदर हम अपनी जीन डालने लग रहे हैं या फिर कोई भी जीन डालने लग रहे हैं जिससे हमें प्रोडक्ट निकालना हो, तो उस सेल को हमें बस क्या करना है, कोई बायोरिएक्टर जैसी चीज़ के अंदर कल्चर करना है। अगर हम उसके अंदर कल्चर करेंगे तो और उसको ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तो वो ज़्यादा डिवाइड करेगा, और अब ज़्यादा डिवाइड करेगा तो जो जीन होगी डिजायर जीन वो भी ज़्यादा जो है बनेगी। जब वो ज़्यादा बनेगी तो एक्सप्रेस ज़्यादा करेगी, तो डेफिनेटली जो प्रोटीन जो है वो भी हमारा ज़्यादा बनेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर जो है वो हो गया होगा। तो वापस आते हैं हम कि इट्स ए स्टेनलेस स्टील वेसल जो लार्ज प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है एंड जो जेनेटिक इंजीनियर माइक्रोब जो है वो डाल दिए जाते हैं ताकि वो ग्रो ज़्यादा करें। एंड जब ग्रो ज़्यादा करेंगे तो जो जीन होगी वो उसकी ज़्यादा कॉपी बनेगी, एंड जब ज़्यादा कॉपी बनेगी तो रिलेटिवली हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल condition for a microbe to grow। अब ऐसा इसके अंदर क्या क्या चीज़ है तो वो एक बार हम देख लेते हैं। एक इसके पास ये क्या है, एक शाफ्ट है, यहाँ ऊपर क्या है इसके पास एक मोटर है, एंड यहाँ पर क्या है, ब्लेड है। इन शॉर्ट ये जो तीनों चीज़ें हैं, हम इन तीनों चीज़ों को क्या देखते हैं कि ये एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेटर सिस्टम, तो एजिटेटर सिस्टम जो है वो क्या होता है तो उसको हम देखते हैं एक बार। इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। पहला है एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम। तो देखिए, मान लो आपने जो न्यूट्रेंट लाइन है वहाँ से न्यूट्रेंट जो है डाल दिया, आपने इनोकुलम लाइन से जो बैक्टीरिया है या फिर माइक्रोब जो है वो भी आपने डाल दिए, लेकिन बैक्टीरिया इकट्ठे अगर क्लम्प हो गए तो या फिर न्यूट्रेंट जो है वो नीचे बैठ गया तो क्या होगा, सभी बैक्टीरिया को यानी कि सभी जो माइक्रोब है उसको खाना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये एक जगह बैठे ना, तो अगर ये ना बैठे यानी सेडिमेंट ना हो तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये कंटिन्यूसली जो है घूमता रहना चाहिए। अगर ये घूमता रहेगा तो हर जगह न्यूट्रिएंट जो है पहुंच पाएगा। जब हर जगह न्यूट्रिएंट पहुंचेगा तो सभी को बैक्टीरिया को खाना मिलेगा एंड जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो एजिटेटर सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, इट हैज़ मोटर, शाफ्ट एंड ब्लेड विच rotate and circulate nutrient in every portion of vessel so that bacteria या फिर so that genetically engineered microbe grow anywhere in the vessel। तो वो चाहे कहीं पे भी होगा तो वो आसानी से जो है वो ग्रो हो जाएगा। और इसके पास में क्या है, जब भी माइक्रोब जो है वो डिवाइड करते हैं एंड जब वो ग्रो करते हैं तो उनके अंदर फर्मेंटेशन जो है वो हो सकती है। अगर फर्मेंटेशन होगी तो HIN जो है वो बढ़ेंगे। तो इसलिए इसके पास क्या होना चाहिए, एक pH लाइन जो है वो होनी चाहिए। जो pH लाइन है वो क्या करती है, दूसरा इसके पास क्या है, एक pH लाइन है। pH लाइन क्या करती है, ये कंट्रोल pH ऑफ रॉ मटेरियल। तो उनकी pH जो है ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी या फिर घटने नहीं देगी, जिससे कि उनकी pH जो है नॉर्मल रहेगी। अगर नॉर्मल रहेगी तो ग्रो जो है वो ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा और इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास एक ये सेंसर जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर। तो थर्ड, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। ये क्या करते हैं,
ये कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर ऑफ वेसल, क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उससे भी बैक्टीरिया जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो वो डैमेज ना हो तो इस वजह से वहाँ पर क्या करना चाहिए, इस वजह से वहाँ पर कंटिन्यूस जो है वाटर जो है इंटर जो है कराते रहना चाहिए, और वाटर कुछ जो है वो बाहर निकालते रहना चाहिए, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अगर अंदर का टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो जो है वो हो पाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी। और इसके पास क्या है, एक इसके पास में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन लाइन और एक इसके पास में स्प्रैगर है, ये इसको बोलते हैं फिल्टर। तो इन दोनों को इकट्ठा जो है लिख सकते हैं हम स्प्रैगर या फिर ऑक्सीजन डिसोल्व्ड लाइन। तो ये क्या करते हैं, स्टराइल एयर जो है, स्टराइल एयर इज पास्ड टू दी बायोरिएक्टर so that there will be proper oxygen supply and microbe। कौन से माइक्रोब की बात करने लग रहे हैं, एरोबिक माइक्रोब ग्रो वेल। तो अगर एरोबिक बैक्टीरिया अगर अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूस जो है ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करते रहें। तो कंटिन्यूसली ये काम जो है चलता रहता है। तो स्टराइल एयर भी यहाँ से जो है पंप जो है की जाती है ताकि ऑक्सीजन की कमी जो है यहाँ पर ना हो। तो और इसके पास क्या है, इनोकुलम लाइन है। ठीक है, तो इनोकुलम लाइन टू इंटर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। न्यूट्रिएंट लाइन क्या है, टू इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट इन वेसल। और क्या है इसके पास में, एक हार्वेस्ट लाइन जो है और है, हार्वेस्ट लाइन इसके पास और है, टू टेक आउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, या फिर उसको क्या देते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन ये होता है कि नॉर्मली अगर लेट्स से हमारी बॉडी से इंसुलिन की जीन निकाली गई है एंड वो बैक्टीरिया के अंदर डाली गई है, तो डेफिनेटली जो बैक्टीरिया है वो जब उस जीन को एक्सप्रेस करेगा तो इंसुलिन तो बनेगी। लेकिन उस इंसुलिन के साथ में कुछ बैक्टीरिया के प्रोटीन भी जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पर प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन इंसुलिन के साथ में दूसरा बैक्टीरिया का प्रोटीन जो है वो भी जुड़ा होगा। तो जब दो प्रोटीन एक दूसरे जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन, यानी कि मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन। बायोरिएक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, बायोरिएक्टर दो टाइप के हो सकते हैं भाई। कौन कौन से, एक तो है फीड बैच और दूसरा है कंटिन्यूस। एक बार जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से आ गया था, एक तो है फीड बैच बायोरिएक्टर, फीड बैच बायोरिएक्टर। फीड बैच बायोरिएक्टर का मतलब क्या है, इट इज ए बायोरिएक्टर इन विच न्यूट्रिएंट एंड माइक्रोब placed in one time and after
after when nutrient is used up, then product is extracted। दूसरा भाई, एक तो फीड बैच जो है वो हो गया, दूसरा क्या है, कंटिन्यूस बायोरिएक्टर। कंटिन्यूस बायोरिएक्टर क्या होता है? तो इट इज़ ए बायोरिएक्टर, इट इज़ ए बायोरिएक्टर in which nutrient and product are introduced and extracted at a रेगुलर इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है कि एक फीड बैच के अंदर तो क्या है, एक बार न्यूट्रिएंट इकट्ठा डाल दिया, साथ में जो माइक्रोब जो है वो भी डाल दिए एक ही बार में, एंड देन जो माइक्रोब जो है वो रॉ मटेरियल को फाइनली प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, फीड बैच बायोरिएक्टर जो है वो कह देंगे। लेकिन एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर एक बार हमने जो न्यूट्रेंट एंड जो इनोकुलम जो है वो डाला, ठीक है, एंड जो माइक्रोब जो है न्यूट्रेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ प्रोडक्ट उसका बाहर निकाल दिया, कुछ वेस्ट जो है बाहर निकाल दिया, एंड फिर दोबारा से न्यूट्रेंट जो है वो अंदर डाल दिया। तो जो बायोरिएक्टर है वो कंटिन्यूसली काम जो है करता रहता है। ठीक है, तो वो बीच में स्टॉप जो है वो नहीं होता। तो इसमें एक पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, इट कैन ऑपरेट several months without shutting down of बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर को बिना बंद करे जो है कंटिन्यूसली काम जो है करता रहेगा। ठीक है, फीड बैच के अंदर एक बार जो है बंद करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया है, अगर उस बैक्टीरिया के अंदर लेट से हमने अगर अपनी जीन डाल दी है इंसुलिन, तो जब ये प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो ये इंसुलिन तो बनाएगा ही, लेकिन उसके साथ में कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन भी होंगे। कुल मिला के ये जो प्रोटीन यहाँ पर बनने लग रहा है वो कैसा होगा, रिकम्बिनेंट होगा, रिकम्बिनेंट प्रोटीन होगा। तो क्या इसको प्यूरिफिकेशन जो है नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इट इज़ ए प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ बायोरिएक्टर recombinant product। The product is recombinant because it has microbe प्रोटीन प्लस में जो भी हमने डिजायर्ड जीन डाली होगी, डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स सेपरेशन ऑफ सेलुलर डिब्रीज। अब सेलुलर डिब्रीज का मतलब क्या है? देखो, जब बायोरिएक्टर के अंदर काम चलने लग रहा तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो डेड हो जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे भी होंगे बहुत सारे माइक्रोब जो है जिनका वेस्ट जो इकट्ठा हो जाए, तो वो भी तो प्रोटीन के साथ में है। तो इट इंक्लूड सेपरेशन ऑफ सेलुलर डेब्रीज एंड वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट
It also include isolation, purification and formulation of the product। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि जो रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट है उस रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को सबके साथ जो है आइसोलेट करना पड़ेगा, उस माइक्रो वाले प्रोटीन से भी अलग उसको करना पड़ेगा। तो आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर आइसोलेट करने के बाद उसको प्यूरीफाई भी करना पड़ेगा एंड उसको फॉर्मुलेट जो है करना पड़ेगा ताकि उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है वो भेजा जा सके। इफ़ इट इज़ ए ड्रग, इफ़ इट इज़ ए ड्रग देन इट हैज़ टू पास for clinical trials when it is passed, then it can be used commercially। ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि लेट से हमने इंसुलिन की जीन जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड इंसुलिन का प्रोटीन जो है बना लिया एंड उसके साथ माइक्रोब का जो प्रोटीन जो है वो भी जुड़ा हुआ है एंड अगर वो हम सभी को अगर बांटने लग जाएंगे तो इंसुलिन की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होगी, बल्कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम जो है वो हमें जो है वो मिलने लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम जो है ज़्यादा क्रिएट होगी। तो जो भी ड्रग होती है वो एक बार अगर आइसोलेट कर लेते हैं तो फिर उसको डिफरेंट लाइक 100, 200, 1000, 2000, 10,000 अलग अलग लोगों के अंदर जो है उनको रेगुलरली दी जाती है एंड टाइम टू टाइम जो उनके सिम्टम जो है वो चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं आने लग रहा। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं आने लग रहा है तो फिर अल्टीमेटली उनको जो है पब्लिश कर दिया जाता है एंड वो अल्टीमेटली हमें जो है मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, होप आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।